नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। अरविंद केजरीवाल पर अब से कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आने वाला है। आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में 25 मिनट बेहद हलचल वाले रहे। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बोलने की परमिशन दी। अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पर फैसला आने जा रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी देर में कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आज 25 मिनट कोर्ट में बेहद हलचल वाले रहे। अरविंद केजरीवाल ने 10 मिनट तक कोर्ट में अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में सीधे कहा कि घोटाला मैंने नहीं, बीजेपी ने किया है। पैसे मैंने नहीं, बीजेपी ने लिए हैं। शरद रेड्डी का नाम लिया। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए और 50 करोड़ रुपए तो शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे घर आकर मंत्री गॉसिप करते हैं, खुसुर फुसुर करते हैं। ईडी ने इसे सबूत मान लिया। पॉलिटिकल गॉसिप को प्रूफ नहीं माना जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 4 बयानों के आधार पर ईडी ने मुझे अरेस्ट किया, जबकि मेरे फेवर में 1 लाख पन्ने हैं जिसका जिक्र तक ईडी ने नहीं किया। लेकिन इस बीच पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के फोन पर आ गया। अरविंद केजरीवाल का आईफोन। ईडी पिछले 6 दिन से अरविंद केजरीवाल से उनके आईफोन का पासवर्ड मांग रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि वो पासवर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की दलील ये है कि ईडी पासवर्ड देने के लिए प्रेशर नहीं बना सकती। केजरीवाल की दलीलों पर ईडी का जवाब था कि अभी उसे 7 दिन के लिए और केजरीवाल की रिमांड चाहिए। गोवा से आए लोगों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। गोवा चुनाव में 100 करोड़ हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को दिए गए हैं। इस मनी ट्रेल की पूरी जांच करनी है। कानून के सामने मुख्यमंत्री और कॉमन मैन एक जैसे हैं। ईडी के वकील ने भी आज ये बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असली मनी ट्रेल तो दरअसल वो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी मामला रिमांड का है और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिमांड के मामले पर सुरक्षित रख लिया और अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला आने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल फिर से कैद होंगे, इसी रिमांड में रहेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल सकती है, इसके लिए तो हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के वकील बाहर आए। रमेश गुप्ता ने कहा अरविंद केजरीवाल को अभी और ईडी की रिमांड पर भेजा जाएगा। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि ईडी जितने दिन भी चाहे उतने दिन के रिमांड ले सकती है। कहना चाहता हूं जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ सीधे रिश्वत मांगने का ईडी ने बड़ा आरोप लगा दिया है केजरीवाल पे। देखिए, ये तो अब आप ईडी से पूछना कि 1922 अगस्त में ईसीआई होती है, पहली अरेस्ट होती है, उसमें 4 कंप्लेंट फाइल होती है, सप्लीमेंट्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती हैं। उसमें कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि भाई केजरीवाल पर कोई इल्जाम है। अचानक अब जब चुनाव, मैं तो हालांकि लॉयर इस बात में नहीं में पड़ता, पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी, तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी या जब समय आएगा जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो आज यही बात है। एज ए काउंसिल सर, आप संतुष्ट हैं? केजरीवाल ने खुद अपनी सारी बातें कह दी या कुछ कहना था जो रह गया, मौका नहीं मिल पाया? आप कहते नहीं, और कहते। अब ऐसा है कि जज साहब ने ज्यादा टाइम नहीं दिया, पर मैं समझता हूँ कि आज के दिन इतना ही कहना काफी था। ठीक है।
सबूत है उनके पास कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग बाद में हो रही है? नहीं, मैंने तो सुना नहीं ऐसे अभी। सर, ईडी का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने सबमिशंस किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, वो इस केस से बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है। अब ये तो आप लोग भी इतने दिन से मेरे से ज्यादा फॉलो कर रहे हो इस केस को, ये आप लोग तय करो कि रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर एक एक्यूज इस केस का, और वो आपको याद होगा 6 दिन पहले जब आर्गुमेंट किया लर्नेड एएसजी ने, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी कोई पार्टी भी, अगर पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व होती है तो वो भी कंपनी मानी जाएगी और वो भी एक्यूज बन सकती है। तो अगर आम आदमी पार्टी एक्यूज बन सकता है तो बीजेपी भी एक्यूज बन सकती है। अगर बीजेपी को उसी एक्यूज ने, जिसकी बेल हुई, उसने 50 करोड़ दे रखे हैं, तो वो किस चीज में आएंगे ये तो आप लोगों को तय करना है। मैं तो जब कोर्ट में केस आएगा जब देखेंगे, पर आपको खुद मालूम होना चाहिए कि वो पैसे किस बात के दिए थे उसने। अच्छा, एक बात, 6 दिनों की रिमांड पे थे, क्या ईडी ने कुछ पेश किया कि 6 दिनों में उनसे क्या क्या पूछ चुके, क्या क्या निकल के सामने आया? नहीं, ईडी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या हुआ। ये उन्होंने कहा कि आगे हमने क्या करना है, उस बारे में उन्होंने रिमांड मांगा। एक बात और कही केजरीवाल जी ने कि गवाहों से जबरदस्ती डरा धमकाकर ईडी ने दबाव बनाकर बयान लिया, लेकिन ईडी कह रही है कि ये तो ट्रायल का विषय है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सारे विषय ट्रायल के हैं, पर इस समय तो रिमांड का विषय था तो हमने कंसीडर ही कर दिया, तो बाकी तो रिलेवेंट रहने की क्या बात है। चलिए चलिए मनीष सर, एक सिंगल सामने से आया सर, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से खुद अपनी बातें रखी, कैसे देखते हैं आप उसे? खासतौर पर उन्होंने जो दलीलें दी कोर्ट को लेकर। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है, और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता को सुन रहे थे और आपने कहा कि सारी बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कह दी गई हैं, लेकिन इसके ठीक उलट आज ईडी की तरफ से जब कोर्ट में वकील बोले तो उन्होंने कहा कि केवल हेडलाइंस बनाने के लिए बातें कही जा रही हैं। हमारे दोनों सहयोगी भास्कर मिश्रा, अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़े हुए हैं। भास्कर, पहली बात तो ये कि जो बड़ा खुलासा करने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई बड़ा खुलासा, कोई बड़ा धमाका उन्होंने नहीं किया, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कोर्ट वो उन्होंने किया अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए। देखिए, इसका 2 पक्ष है। कल 12 बजे से लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बड़ा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। हमें ये जानकारी थी कि शरद रेड्डी का मामला ही उठाएंगे, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जो मीडिया में सामने में जो बात रखते थे, वही बात अरविंद केजरीवाल अपनी शब्दों में ऑन रिकॉर्ड ये कहा है। तो ये एक बड़ा खुलासा उनके लिए था। और दूसरी बात, कल से कम सबके मन में ये उत्सुकता थी कि आखिर कौन सा बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, शराब घोटाले में ऐसा क्या नया तथ्य उनके पास आ गया है। तो ये एक उत्सुकता भी बनी हुई थी। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, खुद अरविंद केजरीवाल के द्वारा ईडी के रिमांड में रहते हुए ये बात ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में रखना और कोर्ट में ये कहना कि इस पे भी संज्ञान लिया जाए, ये बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी की नज़र से है। जहां तक बड़े खुलासे की बात है तो निश्चित रूप से इसका तर्क हो सकता है कि चुनावी चंदा जो है उसको लेके पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उसका सीधा सीधा लिंक इसमें जोड़ना ये आम आदमी पार्टी के लिए मुफीद लग रही है। और जो आरोप उनके ऊपर में लग रहा है उसका सीधा सीधा उसको बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करने की एक कोशिश है, जो कि होता भी है। राजनीतिक पार्टी है, उनका काम ये है, और उनको एक तरह से ये सफलता मिली कि न सिर्फ अपने पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है वहाँ से ये बात करते थे, बल्कि इसको कोर्ट तक ले गए और कोर्ट में ये बात ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने कही। तो इस लिहाज से ये बड़ा हो सकता है। जहां तक दर्शकों की बात थी तो हमने कल से ही बताया था कि यही एक मामला हो सकता है जिस पे अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो कल की बात नहीं है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसी दिन से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और आम आदमी पार्टी जनता में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि शराब घोटाले का पैसा वो बीजेपी के पास पहुंचा है, हमारे पास नहीं पहुंचा है। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जब आज कोर्ट में बोले तो उन्होंने कहा कि केवल 4 बयानों के आधार पर, वो भी उन लोगों के आधार पर जो कि मेरे घर आते थे, खुफुर फुफुर करते थे, पॉलिटिकल गॉसिप करते थे, क्या केवल उनके बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है?
देखिए मीनाक्षी, जो ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो वहां से पहले वो लोग जो कि शराब व्यापारी थे उनकी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद चेन बाय चेन आगे बढ़ा गया। जब के कविता की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई तो उनसे जब पूछताछ हुई उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है। जब सवालों के जवाब उनसे मांगे जाते हैं, जो के कविता ने ईडी को पूछताछ में बताया था, तो उनके जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाते। यही कारण था कि उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया गया। बाकायदा उनकी पत्नी को बताया गया कि हम शराब घोटाले के अंदर आपके पति यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। 6 दिन की कस्टडी आज खत्म हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले जो है वो कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश है। चंदा जो है वो शराब घोटाले का राजनीतिक रूप है, वो चुनावी चंदा जो है वो बीजेपी को मिला। लेकिन अगर जो ईडी जो कर रही है, ईडी का कहना यह था कि जो बात की जाए वो रिमांड जो मांग रहे हैं, 7 दिन का और रिमांड ईडी ने मांगा। इससे पहले 6 दिन के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल थे और वहां पर यह बताया गया कि जो पहला फोन, हालांकि ये बात पहले वो कोर्ट में कह चुकी, जो पहला फोन था जो शराब नीति बन रही थी उस समय का फोन वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। वो फोन अभी तक ईडी को नहीं मिला है और जो फोन इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पासवर्ड जो है वो ईडी को नहीं बताया गया, जिसके कारण वो फोन ओपन नहीं कर पा रही है ईडी। तो जवाब अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन सवालों का देना है। उनको यह बताना है कि उनका पुराना फोन जब शराब नीति बन रही थी वो फोन कहां है और कितने फोन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। किस तरीके से जो साउथ की लॉबी है उसने कॉन्टैक्ट दिल्ली की टॉप लीडरशिप को किया, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया और आबकारी मंत्री। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी के तो ठीक उलट अरविंद केजरीवाल और उनके वकील ये कह रहे हैं ना कि ऐसे कई सारे और बयानात हैं जो उनके फेवर में जाते हैं। ऐसे कई सारे दस्तावेज जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाते हैं उसे डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, उसे दबा कर रखा गया है। देखिए मीनाक्षी, ये जो बातें हैं ये ट्रायल के अंदर चलेंगी। जब ट्रायल जब शुरू होगा इस पूरे मामले के अंदर, अभी जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई है, आपको याद होगा जब जमानत भी कोई लगाता है तो उस पर भी जब रमेश गुप्ता पहले बोल रहे थे, तब ये पिछली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उनको भी बाकायदा एसवी राजू ने ये बोला था कि ये बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप जमानत मांग रहे हो आरोपी की। अभी तो बात वो है कि जो ईडी ने रिमांड मांगा है उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं, उसके बाद उसकी बातें आप अपनी आगे रख सकते हैं। तो आज भी यही चीज है, जो भी दलीलें हुई, जो कोर्ट जो ईडी ने रिमांड मांगा है कोर्ट से 7 दिन का आगे रिमांड बढ़ाने की अपील की है। यहां पर यह देखना होगा मीनाक्षी कि आखिर कितने दिन का रिमांड अब कोर्ट से मिलता है। निश्चित रूप से आज भी रिमांड मिलेगा, उसके बाद वापस उन्हें ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा, जहां पर उनसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अतुल। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं कि मुझे जितने दिन रिमांड में रखना आप रिमांड में रख सकते हैं, लेकिन ना मैं तो आरोपी हूं और ना मैं दोषी हूं, मुझे ये तो बताएं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। हालांकि ईडी का कहना यह है कि हर सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल गोलमोल तरीके से दे रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल आज पेशी के लिए पहुंचे तो मीडिया के सवालों पर उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। हालांकि ये जो कमेंट अभी आपने अरविंद केजरीवाल का सुना कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार कहा हो। जब पहला समन उनके पास गया था तब भी उन्होंने यही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जब उनके पास 8वां समन गया था तब भी उन्होंने ये बात कही थी। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तब भी उन्होंने ये बात कही थी। उनके पार्टी के तमाम लीडर्स यही कहते रहे कि ये आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले दबाने की कोशिश है और आज यही बात अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट परिसर में भी कही। इनफैक्ट कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलावा अरविंद केजरीवाल का परिवार भी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनका बेटा भी वहां मौजूद था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट रूम में ही थे। अरविंद केजरीवाल पिछले 1 हफ्ते से ईडी की कस्टडी में है। ऐसे में दिल्ली की जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि सीएम के जेल में रहते हुए ये सरकार कैसे चलेगी।
इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए लगाई गई पीआईएल को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बड़ी खबर यह आई कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, ये कार्यपालिका से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को इसे भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट के फैसले से इतना तो साफ हो जाता है कि अब गेंद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पाले में है। दिल्ली के उपराज्यपाल अपने बयान से पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराज्यपाल इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख सकते हैं। देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अब तक जेल से सरकार नहीं चलाई है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से 2 आदेश जारी किए, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ था। ऐसे में दिल्ली के एलजी का ये बयान इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह सकते हैं। सवाल यह भी कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली के एलजी के पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन, जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इस बारे में कानून क्या कहता है वो आपको बता दें। संविधान के मुताबिक अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगता है कि सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। वो अनुच्छेद 239A का सहारा ले सकते हैं, जिसके तहत एलजी राष्ट्रपति से यह कह सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी निभाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल अनुच्छेद 239A(b) के तहत भी राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि अनुच्छेद 239A(b) के तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी चूंकि फेल हो गई है और इस सिफारिश के अनुसार भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह धारा पर्याप्त है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में हैं, वहीं संजय सिंह भी बीते 6 महीने से लगातार इस पूरे मामले में हिरासत में है, गिरफ्तारी में है। आइए आपको बिग स्क्रीन पर ले चलती हूं, आपको बताती हूं कि किस तरीके से चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इस मामले में अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए आज कोर्ट परिसर से ही इस पूरे अवसर को भुनाने की कोशिश की। उन्होंने दिल्ली की जनता को ये जताने की कोशिश की कि देखिए, मैं तो किसी भी तरीके की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ईडी चाहे कितने दिन मुझे अपनी हिरासत में रखे, अपनी कस्टडी में रखे, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन पहले वो ये तो बताए कि मैं दोषी हूं या मैं आरोपी हूं। लेकिन ये मामला क्यों इतना गंभीर हो जाता है, उसके पीछे कारण है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। आप देखिए, सीबीआई ने जब इन्हें गिरफ्तार किया, 7 दिन की ईडी की रिमांड में वो पहली मर्तबा गए और उसके बाद ईडी इस मामले को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने जब ये मामला भेज दिया, 6 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ गई। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं मनीष सिसोदिया को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। दूसरा नाम आता है पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन वाले संजय सिंह का। वो बीते 6 महीने से कैद में हैं। 4 अक्टूबर 2023 को यानी पिछले साल दिवाली से पहले ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और 5 अक्टूबर को ईडी को कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी मिली थी। 10 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी थी। 13 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा और उसके बाद से संजय सिंह बाहर नहीं आ सके हैं। और इस बार तो आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी ने 7 दिन की रिमांड और मांगी है और संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है इस रिमांड को मंजूर भी कर लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी का काम कैसे चलेगा, ऐसी परिस्थिति में चुनाव के लिए पार्टी कैसे तैयारी करेगी और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जेल में है तो राज्य कैसे चलेगा, यह अहम सवाल है। ये तो बात हुई दिल्ली के एक्शन की। अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश।
वेस्टर्न यूपी की एक सीट अमरोहा, जहां पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और बीएसपी के दानिश अली जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन इस बार दानिश अली हाथी से उतरकर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना अमरोहा से उम्मीदवार भी बना दिया है, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। एक वीडियो आपको दिखाती हूं। यह वीडियो अमरोहा का ही है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध किया जा रहा है। पहले आप ये आवाजें सुने, फिर उसकी पूरी डिटेल आपको बताती हूं। जिस वक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, मीटिंग में खुद दानिश अली भी मौजूद थे। उनके सामने ही समाजवादी पार्टी दानिश के प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध हो रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। वे अमरोहा से कैंडिडेट चेंज करने की मांग कर रहे थे। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम कह रहे थे कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया और हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी तो वे समाजवादी पार्टी भी छोड़ देंगे। दरअसल दानिश अली समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस के उनके समर्थक भी मौजूद थे। मंच के पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं, उस पर उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार बताया गया। लेकिन इस बीच ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे। वो दानिश अली से टिकट वापस लेने की मांग करने लगे। आपने लोगों का विरोध देखा और बीप की आवाज भी सुनी। इसका मतलब यह है कि विरोध जबरदस्त था और गाली गलौज भी हो रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमरोहा में दानिश अली का विरोध हो क्यों रहा है। दानिश अली तो अमरोहा से मौजूदा सांसद भी हैं। दरअसल साल 2019 में दानिश अली बीएसपी के टिकट पर अमरोहा से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीतकर संसद पहुंचे थे। तब भी समाजवादी पार्टी दानिश अली के साथ थी, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। इस बार दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह लग रहा है कि बार बार स्थानीय नेताओं की उपेक्षा कर रही है पार्टी। हर बार अगर बाहर से आए हुए किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का ही हम समर्थन करेंगे तो फिर उनकी अपनी पार्टी का, उनके अपने कार्यकर्ताओं का, उनके अपने लीडर्स का क्या होगा। और इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर कांग्रेस से ही कैंडिडेट देना है तो किसी स्थानीय नेता को दे दिया जाए, ना कि बाहरी को। आपको यहाँ ये बता दें कि दानिश अली हापुड़ के रहने वाले हैं और इसलिए ही कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अंदर ही अंदर उनका विरोध कर रहे हैं। दानिश अली के कांग्रेस में शामिल होने की स्क्रिप्ट दरअसल 6 महीने पहले लिखी गई थी, जब लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने दानिश अली के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी रमेश विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्पीकर से मिली थी। कांग्रेस ने इसे लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा भी किया था। रमेश विधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी और राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए बाकायदा उनके घर पहुंचे थे। अगर दानिश अली के सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस की राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच समझौता करने में उनकी भूमिका थी। ये श्रेय दानिश अली को ही जाता है। और इसके बाद साल 2019 से पहले भी, इस चुनाव से पहले भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ था उसकी भूमिका भी
इसमें भी दानिश अली शामिल थे। बीएसपी में वो शामिल हो गए और अमरोहा से उन्हें मैदान में उतारा गया, जहां से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। अब चुनाव से ऐन वक्त पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस ने उन्हें अमरोहा से टिकट दिया है। कांग्रेस ने दानिश अली को अमरोहा से ही क्यों उतारा मैदान में, इसकी असली वजह है मुस्लिम वोट बैंक। अमरोहा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से ज्यादा है। आइए ये ग्राफिक्स भी आपके सामने रखें। हम अमरोहा की बात कर रहे हैं, जहां पर 7.5 लाख आबादी मुस्लिम आबादी है और हिंदुओं की आबादी भी कम नहीं है। करीब 10,75,000 के आसपास हिंदुओं की आबादी है। हार जीत का फैसला मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहां पर सिर्फ 1% वोट मिला था और बीएसपी के कैंडिडेट दानिश अली को यहां पर 51% वोट हासिल हुआ था। अगर अमरोहा की मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो वो हमने आपके सामने रख दिया है। हिंदुओं की आबादी करीब 11 लाख के पास पहुंचती है। मुस्लिम आबादी हिंदुओं की आबादी से कम है, लेकिन यहां पर वोटों का बिखराव होता है। दानिश अली को इसका सीधा फायदा मिला और यहीं से 51% वोट दानिश अली ने हासिल किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। कांग्रेस को भले ही लग रहा है कि अमरोहा में दानिश अली को उतारकर वो मुस्लिम वोटर्स की मदद से चुनावी वैतरणी को पार कर लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है और इसके पीछे कुछ वजह बड़ी ही एविडेंट है। पहली वजह तो यह है कि अमरोहा में दानिश अली का विरोध शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें शुरुआत में मैंने आपको दिखाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दानिश अली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की बात करें तो वो भी दानिश अली से अंदर ही अंदर नाराज बताए जाते हैं। उन्हें ये बात चुभ रही है कि उनके यहाँ कोई पैराशूट कैंडिडेट क्यों लॉन्च किया गया। मतलब ये कि दानिश अली को पहले पार्टी और अपनी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल जीतना होगा। पहला चैलेंज तो उनके सामने यही है। जनता के सवालों का जवाब भी उन्हें देना होगा। अब अगर पिछले चुनाव की बात करें, मायावती की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। इस बार मायावती की पार्टी उस बार 7 चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार अलग चुनाव लड़ रही है। बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, सामने कोई और कंपटीशन नहीं था। इसका फायदा भी दानिश अली को मिला था। मुस्लिम और दलित वोट इस बार कटने की संभावना इसलिए है क्योंकि इस बार बीएसपी अलग कैंडिडेट मैदान में उतार रही है और मजे की बात यह है कि वो भी एक मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतार रही है। वो अलग चुनाव लड़ रही है, यानी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया गया है। इससे मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट में भी सेंध लगेगी। तीसरी बड़ी वजह है जयंत चौधरी, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है। जयंत चौधरी पिछली बार अलग थे, इस बार बीजेपी के साथ हैं। दानिश अली के वो सपोर्ट में थे, इस बार वो महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। जाट वोट भी दानिश अली से इसलिए दूर जा सकता है, इसलिए यहाँ पर दानिश अली की चुनौती और बढ़ती जा रही है। अगर पिछली बार के मार्जिन की बात करें तो पिछली बार जीत का मार्जिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा था, केवल 63,000 का मार्जिन था। और इस बार अगर इन चुनौतियों से दानिश अली पार पा भी पाते हैं तो फिर इस मार्जिन को किस तरीके से वो पाट पाएंगे, सवाल ये भी है। ये बातें क्यों कही जा रही हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसे समझने के लिए आपको पिछले 2 चुनावों का ट्रेंड देखना होगा। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने करीब 48% वोट हासिल किया था और उनकी जीत हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार रहे थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी और चौथे नंबर पर आरएलजी रही थी। साल 2019 में समीकरण बदले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव की साइकिल पर मायावती के हाथी सवार हो गए और जयंत के हैंडपंप का भी साथ मिला। ये सीट बीएसपी के कोटे में गई और मायावती ने दानिश अली को उम्मीदवार बनाया। उन्हें करीब 51% वोट हासिल हुआ और वो चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस जो अकेले चुनाव लड़ रही थी उसे सिर्फ 1% वोट मिला। सवाल ये कि 2024 का चुनाव है, ये चुनाव तो और भयंकर है। इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार भी हालात बीजेपी के पक्ष में 2014 से बेहतर दिखाई देते हैं। कांग्रेस के फेवर में 2014 जैसे ही हालात हैं। इस बार जयंत चौधरी के साथ हैं, तो वहीं मायावती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, जिससे ये मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, एक तरफ बीजेपी आरएलजी का गठबंधन, तो वहीं तीसरी तरफ बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में। ये तो अमरोहा के समीकरण की बात हुई।
एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अमरोहा में इस तरीके के चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं मेरठ में दूसरा चैलेंज है। मेरठ से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। बीजेपी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में एक तरफ चुनाव प्रचार शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ कल मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के पक्ष में वोट मांगा। सीएम योगी ने यहां कहा कि जिस तरह होली में इस बार हर जगह जो राम को लाए हैं वाला गाना बज रहा था, उसी तरह मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लेकर आए हैं। उन्हें भरोसा है कि अरुण गोविल का नाम भी मेरठ की पहचान में शामिल होगा। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था, उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना ने 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मान हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। बीजेपी के कैंडिडेट गोविल का चेहरा न सिर्फ एक जाना पहचाना चेहरा है, बल्कि इसे लोकप्रिय चेहरा भी कहा जा सकता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें, वहां अमरोहा में विरोध हो रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी को वेस्टर्न यूपी में झटके पर झटका लग रहा है। पहले रामपुर और मुरादाबाद में बागियों ने मुश्किलें बढ़ाई थी, तो अब मेरठ में कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि अखिलेश यादव आज मेरठ में नए कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट अरुण गोविल के खिलाफ भानु प्रताप सिंह को हटाकर दूसरा उम्मीदवार उतारा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव मेरठ से अब किसी मुस्लिम को उम्मीदवार को मैदान में उतार सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, अरुण गोविल ने रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बात ना जानता होगा। अखिलेश यादव को इसलिए ये डर है कि हिंदू वोटर्स का पोलराइजेशन हो सकता है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कल मेरठ के समाजवादी पार्टी के नेताओं और भानु प्रताप सिंह को लखनऊ बुलाया। अखिलेश यादव ने मीटिंग में कहा, भानु प्रताप सिंह को टिकट दिए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वो चुनाव का माहौल नहीं बना पाए हैं, लोगों के बीच नहीं गए हैं और केवल सोशल मीडिया पर ही प्रचार कर रहे हैं, और यही वजह बताते हुए उनका टिकट काटा जा रहा है। लेकिन मेरठ में कैंडिडेट बदलने की 3 बड़ी वजह जो सामने आ रही हैं, उसमें पहली बड़ी वजह है, पहला तो बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ में उतार दिया। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अरुण गोविल की लोकप्रियता की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और क्लीन स्वीप हो जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट करना चाहती है, मुस्लिम उम्मीदवार उतारना चाहती है, ताकि मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएं और हिंदू वोटों में अगर कोई बंटवारा होता भी है तो यहां पर जीत दिलाई जा सके। इसलिए अखिलेश यादव अब ये कहकर भानु प्रताप सिंह को हटा रही है कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया। दरअसल अखिलेश यादव ने मेरठ सीट से कैंडिडेट बदलने को लेकर कल लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई थी और बैठक में मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मेरठ में चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर काफी देर तक मंथन भी हुआ और अखिलेश यादव ने भानु प्रताप से साफ कह दिया कि उन्हें मेरठ में रिप्लेस किया जाएगा। अखिलेश यादव ने मीटिंग में कहा कि भानु प्रताप सिंह को टिकट दिए हुए 10 दिन हो गए हैं, वो ना वोटर्स से मुलाकात कर रहे हैं, ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। सोशल मीडिया पर लड़कर केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता।
तो ऐसे में आपके भी मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि अखिलेश यादव ने जिस भानु प्रताप सिंह को मेरठ से टिकट दिया था, आखिर वो है कौन? तो उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। दरअसल भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनहित संघर्ष पार्टी, और इस पार्टी के बैनर तले साल 2017 में बुलंदशहर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मात्र 1224 वोट मिले थे। कहा तो ये तक गया था कि नोटा से भी कम वोट उन्हें मिले थे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब इसी को वजह बनाकर उनका टिकट काट रही हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये वजह है तो ये सारी बातें तो अखिलेश यादव को पहले भी पता रही होंगी। इसका कारण तो अब यही दिखाई देता है कि ये बहाना है और असली मकसद अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट पाना है। जब भानु प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था तो अखिलेश यादव को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से अरुण गोविल उम्मीदवार होंगे, जिन्हें एक समय तक ज्यादातर लोग प्रभु राम मानते थे। अब मैदान में वो हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। मेरठ में जहां समाजवादी पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है, तो वहीं मुरादाबाद में कैंडिडेट बदलने पर समाजवादी पार्टी में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। मेरठ में हिंदू कैंडिडेट की जगह समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहती है, तो वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हुए मुस्लिम नेता FT हसन जो सिटिंग MP हैं, इसके बावजूद उनका टिकट बदलकर वो हिंदू कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहती है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी और बिजनौर से पूर्व विधायक रुचि वीरा को अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि पहले मौजूदा सांसद FT हसन को टिकट दिया गया था। बाद में उन्होंने नॉमिनेशन भी किया। सवाल ये उठने लगे, क्या FT हसन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या मैदान से हटेंगे? FT हसन इस पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना तो साफ कर दिया है कि वो SP कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे।